चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए लालगंज जो लोकसभा है उसके सोशल मीडिया प्रभारी आदर्श राय हैं। मैं इनसे बातचीत करूं उससे पहले देश की पंचायत के इस बार जो सबसे बड़े चुनाव चल रहे हैं उसकी चर्चा आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य से करना बहुत जरूरी है। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ कुल मिलाकर के 2 लोकसभा क्षेत्रों में बटा है, एक आजमगढ़ सदर, दूसरा लालगंज के समीकरणों को समझने की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार नीलम सोनकर जैसे थके हारे प्रत्याशी को बार बार मौका दिया है। इस बार फिर से 2024 में नीलम सोनकर पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव आजमाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद सरोज को गठबंधन से टिकट दे दिया है। बसपा ने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा है। चूंकि बसपा का जनाधार बहुत कम हुआ है, उसके वोट परसेंटेज कम हुए हैं, प्रत्याशियों की दिलचस्पी कम हुई है, इसलिए उसकी चर्चा करना थोड़ा यहाँ मुनासिब नहीं होता। आजमगढ़ के समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ कुल मिलाकर के 10 विधानसभा की सीटें हैं और सारी की सारी सीटों पर विशेष तौर पर आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का पूर्णतया कब्जा है। लेकिन आजमगढ़ जो लोकसभा प्रॉपर है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को पिछली बार हराया था। लेकिन समीकरण समझना ये बड़ा जरूरी है कि गुड्डू जमाली उस वक्त चुनाव अलग दूसरे दल से लड़े थे। इस बार थोड़ा दूसरा मामला बना है। मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए लालगंज में आखिर क्या कुछ चल रहा है, आजमगढ़ में क्या कुछ स्थिति होने वाली है और इस बार क्या प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी भुना पाएगी या विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि 400 पार नहीं 400 हार, उस पर क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आदर्श है। आइए जरा उनसे जानते हैं कि लालगंज में क्या कुछ समीकरण चल। आदर्श, एक चीज आपसे जरा जानना चाहूंगा, लगातार आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन 2 चीजें समझना बड़ा जरूरी है। लालगंज का जो चुनावी समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं दिख रहा है। एक हारी हुई प्रत्याशी नीलम सोनकर को बार बार मौका मिल रहा है, दरोगा सरोज को इस बार समाजवादी पार्टी ने उतारा है। क्या कुछ समीकरण दिख रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार लालगंज से वजह से हासिल कर लेगी? स्वराज के दर्शकों को पहले मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, आपने कहा कि लालगंज की क्या स्थिति है, मैं आपको गारंटी के तौर पे बता दूं, क्योंकि इस समय पूरे देश में एक ही गारंटी चल रही है, मोदी जी की गारंटी। तो मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बता रहा हूं कि लालगंज लोकसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और बड़े अंतर के साथ। अब आजमगढ़ और लालगंज ये दोनों सीटों पर इस बार कमल खिलेगा, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा जानना चाहेंगे, तरह तरह के प्रश्न होते हैं, तरह तरह के लोगों के मन में विचार हैं। अब विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। एक चीज़ ज़रा जानना चाहूँगा, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, ये जैसे ही सत्ता में आएगी वो संविधान बदल देगी। इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई साहब आपने। जो लोग ये आरोप लगाते हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हाँ, हुए हैं संविधान में संशोधन। 2016 में जो हमने संविधान में संशोधन किया वो जीएसटी को लेकर था। विभिन्न तरह के देश में कर हुआ करते थे, क्या जीएसटी देश के हित में नहीं था? 2018 में जो संविधान संशोधन करके हमने जो अधिनियम लाया, पहली बार ये जो पिछड़ों का दावा करते हैं, ये दंभ भरते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया 2018 के अधिनियम के माध्यम से। उसके बाद हमने SC/ST को 10 सालों के लिए उनके विधानसभा और लोकसभा की सीटों के लिए हमने वो मानक बढ़ाया है, ये 2019 में किया हमने। और बहुत सारे अधिनियम जो हुए वो लोक कल्याण के लिए हुए। आप देखिए उसमें किस प्रकार का हमने न कोई राजनीतिक हमारा कोई स्वार्थ है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता और ऐसा अगर कोई करेगा तो उसे हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। और ये जो लोग भ्रम फैलाते हैं वो दुष्प्रचार करते हैं। संविधान आप बाबा साहब का जो संविधान है उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और उसके अगर संविधान के सही मायनों में अगर कोई संरक्षक है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, तरह तरह की चर्चा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के। इस बार अगर एग्जिट पोल की जरा बातचीत कर ले या आबो हवा की बात कर लें, यूपी पर अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नॉर्थन पार्ट इंडिया का है, दक्षिण भारत की अगर हम बातचीत कर ले तो कर्नाटका की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, केरला की बात कर लें, गोवा के आसपास वाले बेल्टों की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम दक्षिण से जीतते हुए चले आएंगे, उसके बाद आकर के यूपी में भी हम फतह कर लेंगे। टफ फाइट है, नेट टू नेट फाइट है, इसको आप किस तरह देखते हैं? कुछ साल पहले अगर बात करूं तो पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार की स्थिति थी। कोई नहीं कह सकता था कि हम इतनी ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और हमारी अपेक्षा और बढ़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी पार्टी
2014 में हमारा लक्ष्य कुछ और था, 2019 में कुछ और है, और इस बार 2024 में हमारा लक्ष्य बड़ा है। हमने 400 पार की बात कही है हमारे बड़े नेताओं ने, हमारी पार्टी ने। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, गोवा हो, हर जगह से कमल खिलेगा और बड़ी अच्छी मात्रा में इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी, दक्षिण से भी, उत्तर से भी। और मैं कहूं तो चौतरफा इस बार सिर्फ कमल ही कमल देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम इस समय की स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी का अभी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम एनडीए अभी भी 400 पार के बीच में हमारे सहयोगी दलों के साथ हम चल रहे हैं, तो हमने कोई आश्चर्य वाली बात नहीं की है। हाँ, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो कार्य किया है लोक कल्याण के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, देश हमें आशीर्वाद देगा, तो हम निश्चित तौर पे 400 पार करेंगे। एक चीज आपको रिकरेक्ट करते हुए, 303 सीट बीजेपी को मिली थी, जो गठबंधन इनका एनडीए का था 353 सीटें टोटल की टोटल मिली थी। एक चीज समझना बड़ा जरूरी है आजमगढ़ लोकसभा के परिप्रेक्ष्य से, यहाँ दिनेश लाल यादव, अगर जो 22 में जो बाई इलेक्शन हुए तो उसकी चर्चा करना बड़ा जरूरी है। दिनेश लाल यादव उस वक्त चुनाव लड़े थे जब बसपा ने गुड्डू जमाली को प्रत्याशी उतारा था, 2 लाख से कहीं ज्यादा वोट मिले। धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने उतारा, जब करहल जाकर के अखिलेश यादव ये सीट छूट गई तो चले गए, तो उनको भी 2,60,000 के ऊपर वोट मिला था। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ को जबरदस्त जन समर्थन मिला था। इस बार समीकरण थोड़ा दूसरा दिख रहा है, गुड्डू जमाली को एमएलसी बना दिया गया है, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी बदली है। क्या लग रहा है कि आजमगढ़ की सिनेरियो अब तक कैसी बन पा रही है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक का वो सुना है, एक पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी यानी हमारी भारत की सेना ने किया, और 2 सर्जिकल स्ट्राइक राजनीतिक तौर पे भी मैं देखता हूँ। एक अमेठी में जहाँ स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को एक परिवारवाद की जो सीट हुआ करती, परंपरागत सीट से खदेड़ के भगा दिया था, वो भी एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी। और ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक निरहुआ ने की आजमगढ़ में। मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट हुआ करती थी आजमगढ़, फिर अखिलेश यादव की, तो एक बाप की बपौती से और अखिलेश यादव को उनकी परंपरागत सीट से उखाड़ के भगा देना, निरहुआ ने वो कार्य किया है जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। आप बताइए कि उनके परिवार से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। और ये गुड्डू जमाली, बसपा, ये तमाम तरह के जो तर्क और कुतर्क हैं, ये मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि निरहुआ 2022 में जब चुन के आया है उसके बाद क्षेत्र में कितनी तन्मयता के साथ लगा हुआ है, और वो कहीं नहीं गया। अखिलेश यादव जी जब सांसद हुआ करते थे तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने आते थे और बधाई भी नहीं देते थे मतदाताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। लेकिन निरहुआ पूरी तन्मयता के साथ लगा रहा। आज विश्वविद्यालय हो आजमगढ़ में, संगीत विश्वविद्यालय हो, तमाम ऐसे काम है जो कभी आजमगढ़ के इतिहास में विरले ही देखने को मिले थे, जो इतने छोटे से कार्यकाल में निरहुआ करके दिखाया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ पुनः भारी मतों से विजयी होंगे। और ये जो थोड़ा बहुत भी इन लोगों के मन में ये है कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है, वो भ्रम और वो किला दोनों ध्वस्त होगा। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जो विपक्षी दलों के नेता है, अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, सत्येंद्र जैन की बात कर लीजिए, हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए, ऐसे कई सारे नेता हैं, उसकी चर्चा करना बड़ा आवश्यक यहाँ बनता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो ईडी और सीबीआई, विपक्ष आरोप लगाता है कि ये मशीनरी का इस्तेमाल करके इनकी गिरफ्तारी कराते हैं, फिर ये जैसे तैसे बाहर आते हैं। लेकिन केजरीवाल का बयान आज की पॉलिटिक्स में बड़ा ज़रूरी आपके साथ साझा करना और आपकी प्रतिक्रिया लेना ज़रूरी है। केजरीवाल अभी कुछ एक हफ्ते के पहले वापस कोर्ट से उनको जमानत 1 जून तक मिली है, बाहर आए तो योगी के ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस बार फिर से तीसरी बार देश की बागडोर संभालते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला टारगेट वो योगी को करेंगे। 2 महीने में सिर्फ योगी की कुर्सी चली जाएगी, योगी की राजनीति समाप्त हो जाएगी। उन्होंने उदाहरण दिया मुरली मनोहर जोशी का, अटल जी का, आडवाणी जी का, वसुंधरा राजे का। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, कुर्सी की बात कौन कर रहा है? कुर्सी की बात वो कर रहा है जिसने जेल भी जाने के बाद अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। बहुत शर्मनाक घटना है भारत की राजनीति में अभी तक की। एक मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कुकृत करने के बाद, और वो आरोप लगा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक बड़ी ही गंभीरता के साथ और बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि देखिए, हम कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। आप अगर उदाहरण देख लें तो हमारे परम पूज्य महाराज जी का उदाहरण है कि मैंने राष्ट्र धर्म की कसम ली है, परिवार के लिए नहीं या अपने स्वयं के लिए ऐसे कोई नहीं। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो लीडर्स हैं,
उनमें आपसी अगर आपको तालमेल देखना हो तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में अग्रणी भूमिका निभाता है। ज़्यादातर सीटें और बहुत ही महत्वपूर्ण इतने ऐसे गठबंधन होने के पास, महागठबंधन होने के पास, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो लोकसभा की सीटें हमने 2014-19 में जीती हैं, और उससे एक तालमेल और एक वो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा तालमेल दोनों नेताओं के बीच में। इस तरह का भ्रम फैलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। कुर्सी की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्हें अपनी कुर्सी प्यारी, भैया हमें कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की कि वो दूरदर्शी नेता है जो 2047 का विज़न लेकर चल रहा हो, वो ये छोटी छोटी मुद्दों में कुर्सी या इस तरह का कोई छोटी मोटी राजनीति हम लोग नहीं करते, और इस तरह के भ्रम में जनता को न रखें तो ही बेहतर है।